जिस इंग्लैंड में एक अक्षर का भी संविधान नहीं है लिखित, उसी इंग्लैंड से मुक्ति पाने के लिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक बात थी। भारत का संविधान हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान की जन्म कथा पर अगर हम विचार करें तो ध्यान में आता है कि सन 1773 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई, उस समय उनके सामने प्रश्न आया था कि अब हम भारत की सत्ता को किस प्रकार से चलाएं। और उस समय इंग्लैंड से इंडिया रेगुलेटरी एक्ट 1773 इस रूप में पहला एक्ट बनकर आया। और उसके बाद हर 15-20 वर्ष में नए नए एक्ट बनकर आते रहे। 1919 तक इन नियमावली का या कानूनों का एक बड़ा पुलिंदा बन चुका था और उसी पुलिंदों को संविधान का रूप दिया जाए, यह 1932 के बाद जब गोलमेज में भारत अपनी बात अपने ढंग से रख रहा था, उस समय अंग्रेजों के मन में आया कि भारत के इन कानूनों के पुलिंदे को हम संविधान का रूप दें। और उन्होंने BN राव से यह अनुरोध किया कि वो देश भर के संविधान, विदेश के संविधान सबका विचार करते हुए, अध्ययन करते हुए भारत के संविधान को या भारत के इन कानूनी पुलिंदे को संविधान का रूप दे। और उन्होंने सबसे पहले इसे संविधान का रूप दिया। 1935 में दिया गया संविधान का ये जो रूप है, उसी पर चर्चा और उसमें कुछ आमूल परिवर्तन करते हुए जो संविधान बना है, उसको हमें समझना हो तो सबसे पहले तो कानूनी भाषा समझनी पड़ेगी। और कानूनी भाषा इतनी जटिल होती है कि हम जैसा आम आदमी उसको सहज रूप से समझ नहीं पाता है। और इसलिए संविधान को समझना भी जरूरी है, लेकिन उसके कानूनी जटिल भाषा में न जाते हुए समझना जरूरी है। तो उसमें नंदलाल बोस हमारे लिए बहुत सहायक बन गए हैं, क्योंकि नंदलाल बोस ने उन नियमों के आधार पर संविधान के जिस भाग में जो चीज आम जनता को, हमें और आपको समझनी चाहिए, वो चित्र के माध्यम से समझा दी है। शब्द जटिल हो सकते हैं, लेकिन चित्र अपनी भावनाओं को सहज रूप से प्रेषित करते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर संविधान के चित्रों को, उन चित्रों के पीछे चित्रकार की भावनाओं को और उनके भाव को समझ ले, तो संविधान को समझना बड़ा आसान होगा। और यही काम इस सीरीज में हम करने जा रहे हैं। भारत स्वाधीन होने के बाद अपने देश का जो संविधान बना, संविधान जो लागू हुआ, उसकी पूरी प्रक्रिया पर अगर हम विचार करें तो ध्यान में आएगा कि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था, दिसंबर 1946, उस समय सभी के मन में यही भाव था कि भारत का विभाजन किसी न किसी तरह से टल जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ये कह चुके थे कि मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए तभी भारत का विभाजन मैं स्वीकार करूंगा। और इसलिए महात्मा गांधी किसी न किसी रूप में कोई तरीका अपनाकर इस विभाजन को टालेंगे, ऐसा सोचकर संविधान सभा ने भी अपना प्रतीक चिन्ह जो है वो अखंड भारत का ही बनाया।
और उस अखंड भारत के प्रतीक के छत्र छाया में जब संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ हुई तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में यह तय हुआ कि संविधान सभा में भले ही अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं का उपयोग चर्चा में होता रहे, परंतु संविधान अंग्रेजी में लिखा जाएगा और उसका साथ साथ हिंदी अनुवाद भी होता रहेगा। और इस प्रकार से संविधान सभा के एक एक सत्र चलने लगे। इसी बीच ये स्पष्ट हो गया कि भारत का विभाजन हम टाल नहीं सकते और 15 अगस्त ये तारीख भी तय हुई। 15 अगस्त से पहले 21 जून 1948 ये तारीख इंग्लैंड की ओर से भारत भेजी गई थी कि हम इस देश की सत्ता का हस्तांतरण 21 जून 1948 में करेंगे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह के कारण और उनके लिए 15 अगस्त ये अधिक शुभ दिन था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का सरेंडर उन्होंने करवाया था और इसलिए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को ही हम भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे और इंग्लैंड का शासन संभालेंगे। तो इस तरह से 15 अगस्त ये भारत के विभाजन का या भारत के सत्ता के हस्तांतरण का दिन निर्धारित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी और बेटी के साथ भारत में आए। उनकी पत्नी और बेटी इन दोनों के जिम्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिझाए रखने का काम था और लॉर्ड माउंटबेटन पंडित नेहरू से अपने मन के अनुसार विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण ये करवाने का काम किए जा रहे थे। इधर संविधान सभा में संविधान पर चर्चा भी होती रही, एक के बाद एक सत्र होते रहे और जब 5वां सत्र जिसकी बारी आई तो वो बारी थी 15 अगस्त के समय की। 14 अगस्त को 5वां सत्र प्रारंभ हुआ और 30 अगस्त तक चला। 15 अगस्त से पहले संविधान के लेखन का काम BN राव के जिम्मे था, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब सत्ता का हस्तांतरण होने लगा और एक तरह से स्वाधीनता का उत्सव भी मनाया गया, तो उसके बाद संविधान सभा की मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के लिए एक नए नाम तय किए। 7 लोगों के नाम तय किए गए जिसकी अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर करेंगे, ऐसा तय हुआ और 29 अगस्त 1947 को इस संविधान सभा का गठन होकर उसकी पहली बैठक उस दिन आयोजित की गई। 30 अगस्त को सभा 5वां सत्र जो है सभा का वो समाप्त होने के बाद करीब 1 वर्ष 3 महीने तक संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। केवल प्रारूप समिति की 141 बैठकें इस दौरान 7 लोगों की जो प्रारूप समिति बनी थी उन्होंने की और अगले सत्र में उन्होंने अपना प्रारूप पूरा तैयार करके उसका पाठ किया। इस प्रकार से BN राव के द्वारा बनाया गया प्रारूप यह पूरी तरह से काफी मात्रा में बदल चुका था और उसके बाद जो 3-4 सत्र और हुए उन चारों सत्रों में उस पर गहरी चर्चा होकर और संविधान का अंतिम रूप यह दिया जाने लगा। अंग्रेजी में लेखन, हिंदी में अनुवाद, ये सब जब हो रहा था उसी समय ये विचार आया कि ये भारत का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनेगा और इसलिए इस ऐतिहासिक घटना को दस्तावेज के रूप में समाहित किया जाए, रखा जाए, संजो कर रखा जाए। यह सोचकर एक विचार यह आया कि संविधान का हिंदी और अंग्रेजी में
हाथ से लिखकर 1000 वर्ष तक टिक सके ऐसे पेपर पर और उसको लिखकर संजो कर रखा जाए। उसी समय ये विचार आया कि जब हाथ से इतना सुंदर लिखा जाएगा तो उसको सुंदर ढंग से सजा भी लिया जाए। और इसलिए तत्कालीन रविंद्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय में जो कला संकाय के प्रमुख थे नंदलाल बोस, उनके जिम्मे काम सौंपा गया। उन्होंने ही कागज का चयन किया, उन्होंने ही उसके स्वरूप के बारे में चिंता की, विचार किया और पूरा संविधान पढ़कर किस हिस्से पर, किस भाग पर कौन सा चित्र हो, इस पर निश्चित रूप से गहरा चिंतन, मंथन और विचार किया। और उसके बाद एक एक चित्र उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। उन चित्रों का साँचा बनाया गया, क्योंकि एक ही प्रकार का चित्र 2 जगह अंकित करना था और इसलिए साँचा बनाकर भारत के संविधान के भाग 1 से लेकर 22 तक, कहीं 1 तो कहीं 2, इस प्रकार से 28 चित्रों का चयन उन्होंने किया। आज से 5-6 वर्ष पूर्व जब इसी प्रकार की एक प्रति, जो कि यहाँ लगा रखी है अंग्रेजी वाली, ये जब मेरे हाथ आई तो मैंने उसको पन्ने पलट कर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चित्रों का अंकन नंदलाल बोस ने बहुत सोच समझ कर किया होगा। तो उन्होंने क्या सोचा होगा, तो उनकी सोच से अपने आप को मिलाने के लिए या अपने आप को उस धरातल पर लाने के लिए मुझे भी संविधान के सभी भागों का अध्ययन करना पड़ा, सोचना, पढ़ना पड़ा। और पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि नंदलाल बोस ने जो चित्र अंकित किया है उसमें 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। एक तो यह कि पौराणिक काल से लेकर तो सुभाष चंद्र बोस के काल तक इसका जो ऐतिहासिक क्रम है, कालक्रमना, उसको उन्होंने सुरक्षित रखा है। दूसरी बात यह रखी है कि हर भाग पर जो चित्र अंकित किया जाएगा, या तो उस भाग के विषय का उद्गम उस चित्र से प्रकट होगा या उसका परिणाम प्रकट होगा। आशा है आप इसको गौर से सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में संविधान में अंकित चित्र, जो कि आम तौर पर बाजार में मिलने वाली संविधान की जो प्रतियां हैं उसमें अंकित नहीं होते हैं, और इसको अंकित न करने का कोई विशेष कारण भी नहीं रहा है। कारण केवल इतना ही रहा है कि ये चित्र केवल सजावट के लिए किए गए हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन मैंने जब इसे इस नजरिए से देखा कि चित्रकार केवल सजावट के लिए नहीं, कुछ उसमें से अर्थबोध हो, इसके लिए चित्र अंकित करता है। तो नंदलाल बोस ने क्या सोचकर चित्र अंकित किया होगा, इस पर जब मैंने विचार किया तो उसी में से हर भाग के ऊपर जो चित्र है, उस चित्र की प्रासंगिकता, उस चित्र का महत्व और उस चित्र के माध्यम से संविधान की आत्मा का दर्शन, ये हमें कैसे होता है, ये सबके लिए निश्चित रूप से रोचक होगा। तो मैं एक एक भाग पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद।